चलिए, तो क्या क्या कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में हमने। मुझे ऐसा याद है कि एसी का जब स्टार्टिंग करा था अपन ने लास्ट क्लास में, तो एसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। और ईएमआई का कुछ डिस्कशन बचा हुआ है, पहले आज एसी कंप्लीट करते हैं फिर डिस्कशन करेंगे, चलेगा। ईएमआई का कुछ आपने रेस बोला था कि आप बाद में करके पूछेंगे, तो वो अपन आज पहले पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस कर ले। इज दैट ओके? यस सर। यस, ओके, चलो बढ़िया। अब एसी में क्या क्या पढ़ा था अपन ने तक, ये बताओ पहले तो। सर आरएमएस एवरेज वगैरह स्पीड पढ़ ली थी और ट्रांसफार्मर भी पढ़ ही लिया था, वो देख लिया था। ठीक है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन एसी सर्किट्स पढ़ने वाले हैं कि सर्किट में हमारे जो सर्किट एलिमेंट्स है वो एसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये चीज सीखने वाले हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो भी चीज यहाँ सीखने वाले हैं ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन से बेसिकली हम कुछ इसका एप्लीकेशन नहीं देख रहे कि इससे अप्लाई कैसे करना है, वो ही सीख रहे हैं अपन। हम बस देख रहे हैं कि भाई अगर एसी पोटेंशियल रेजिस्टर को लगाओ तो क्या होता है, बस ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इससे आपको कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट मिलेगा, है ना, आप जस्ट थ्योरी समझो। चलो, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस जो अपना कॉमन एलिमेंट है उसे एसी में लगाते हैं। तो एसी सर्किट हम स्टार्ट कर रहे हैं, एसी सर्किट। और सबसे पहले देख रहे हैं कि प्योर रेजिस्टेंस को एसी में लगाने से क्या होता है। तो मेरे पास एक प्योर रेजिस्टेंस है और दिस इज एन एसी सोर्स, दिस इज सिंबल फॉर एसी सोर्स। ये मैंने बनाया है सिंबल फॉर एसी सोर्स। तो एक ऐसा गोला बना के उसमें मैं ऐसे कर्व कर देता हूँ, इससे बता दें कि एसी पोटेंशियल का सोर्स है। तो इसमें जो पोटेंशियल है वो अल्टरनेटिव है, उसकी इक्वेशन मान लो कि v नॉट sin ओमेगा t है। उसकी मैंने पीक वैल्यू को मान लिया है v नॉट है पीक वैल्यू, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको अपन 2π/t बोलते हैं वो 2 ओमेगा है ना। ये इसके बारे में हमको पता चल गया। चलिए, क्या मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है? जतिन बोल रहा है क्या मेरी आवाज कम आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा गलत चूज हुआ था। हाँ, अब देखिएगा आप थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, थोड़ा चेंज हुआ, अब बताइए। यस, हाँ, है ना। वो सॉरी, वो थोड़ा माइक्रोफोन गलत लिया था उसमें मैंने क्या, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कुछ कर लेता है। चलो, अब रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर लगाए। अच्छा, रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल हमने लगाया वही तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा ना जो हमने लगाया है, am I right? इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा ना जो हमने लगाया है, बताओ, है ना। अब ओम ने क्या बताया था अपन को, क्या बताया था, जल्दी से बताओ। किसी रेजिस्टेंस में करंट, उसका पोटेंशियल ड्रॉप अपन रेजिस्टेंस लिख सकते हैं ना। किसी भी रेजिस्टेंस में करंट, उसका पोटेंशियल ड्रॉप बाय रेजिस्टेंस लिख सकते हैं ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप तो ये रहा रेजिस्टेंस में v नॉट sin ओमेगा t। इसको बस रेजिस्टेंस से डिवाइड करो तो करंट आ गया। अरे तो ये कितना आसान हो गया। इसमें जो करंट है देखो वो भी तो अल्टरनेटिंग ही आया है, वो भी तो अल्टरनेटिंग ही है ना। इनफैक्ट जो हमारा करंट आया है उसकी बस पीक वैल्यू बदली है, बाकी तो साइन वाला टर्म भी एग्जैक्ट सेम आया है। सो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल रेजिस्टेंस के साथ लगाने से जो करंट आता है वो भी अल्टरनेटिंग होता है, और इनफैक्ट बिल्कुल 100% सेम फेज में होता है। देखो यहाँ पे भी sin ओमेगा टी था, यहाँ भी sin ओमेगा टी, तो सेम फेज में है, उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है, वही फेज होता है एग्जैक्टली, बस उसकी पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड बदल जाता है। ये हमको समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस के लिए, क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है? सिर्फ पीक वैल्यू बदल गई है, बाकी सब कुछ सेम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट की पीक वैल्यू जो हमें मिल रही है, करंट की पीक वैल्यू एक रेजिस्टर के केस में वो मिल रही है वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, पीक को √2 से डिवाइड करो, मैं साइनसोइडल एसी ले रहा हूं, तो पीक को √2 से डिवाइड करो तो आरएमएस आ जाता है। तो इससे मैं ये भी बोल सकता हूं कि वोल्टेज के आरएमएस और करंट के आरएमएस का रिलेशन क्या आएगा, वी आरएमएस हो जाएगा आई आरएमएस इंटू आर। तो ये आर इधर मल्टीप्लाई करा और पीक को √2 से डिवाइड करा तो आरएमएस की लिए इक्वेशन आ जाएगी। तो एक रेजिस्टेंस के लिए मैं बोल सकता हूँ कि उसमें पोटेंशियल ड्रॉप और उसमें करंट का रिलेशन ये होता है।
ये उनकी आरएमएस वैल्यू का रिलेशन आ गया। एक रेजिस्टेंस के लिए करंट की आरएमएस वैल्यू इनटू आर इक्वल टू वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी, उसके अक्रॉस पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और करंट और पोटेंशियल दोनों ही साइनसोइडल है। अगर आप पोटेंशियल और करंट के दोनों के ग्राफ दिखाओगे, पोटेंशियल और करंट दोनों के ग्राफ दिखाओगे, तो आपको दोनों के साइन ग्राफ बनाना चाहिए। मान लो आपने पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा बनाया, तो करंट का ग्राफ भी ऐसे साइनसोइडली दिखाओगे, है ना। करंट का ग्राफ भी साइनसोइडल होगा। ये करंट बना दिया मैंने ग्रीन से, और ब्लू कलर में पोटेंशियल था। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ बनाते से मेरे पास एक डाउट आता है बच्चों का कि मैंने करंट की पीक ज्यादा क्यों दिखाई वोल्टेज से, मैंने करंट की पीक ज्यादा क्यों दिखाई वोल्टेज से, ऐसा मेरे पास डाउट आता है। तो एक्चुअली इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते आप, देयर आर टू डिफरेंट क्वांटिटी, तो यू कैन नॉट कंपेयर देम। आप इनकी पीक वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते भाई। आप जैसे मास और वॉल्यूम को कंपेयर थोड़ी करते हो, आप ऐसा थोड़ी बोलते हो कि 2 किलो शक्कर और 4 लीटर दूध में कौन ज्यादा है। अब लीटर और मास को कंपेयर ही नहीं कर सकते हो तुम तो किसी भी तरीके से। सो देयर शुड बी नो कंपैरिजन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये कौन ज्यादा है कौन कम है, तो मुझे अलग दिखाना था, तो मैंने किसी को भी ज्यादा किसी को भी कम दिखा दिया। समझे बात, क्या है बात समझ में आई। तो मैंने टाइम के साथ ग्राफ दिखाया, है ना। अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो साइनसोइडली बदल रही है, जैसा एसएचएम में होता है वैसे कुछ है, तो इनको भी फेजर से शो कर सकते हैं अपन। तो अगर फेजर से शो करा जाए, फेजर क्या होते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स जिनका प्रोजेक्शन हमें हमारी फिजिकल क्वांटिटी दे देता है। तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल और करंट के फेजर बिल्कुल एक ही लाइन में दिखाएंगे अपन। पोटेंशियल एंड करंट का फेजर बिल्कुल एक ही लाइन में दिखाएंगे अपन। दोनों ही एक्स एक्सिस से ओमेगा टी का एंगल बना रहे हैं और सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे दोनों, तो एकदम सेम फेज में दोनों फेजर दिखाएंगे अपन। फेजर क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं जो घूमते हैं, जिनका वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन हमारी फिजिकल क्वांटिटी देती है। तो फेजर वेक्टर होते हैं। अभी दोनों का एग्जैक्टली सेम फेज है वोल्टेज और करंट का, तो एग्जैक्ट सेम फेज में मैंने फेजर दिखाया। क्या ये समझ में आया, इज दिस पॉइंट क्लियर। चलो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, यस वेरी गुड। तो एक रजिस्टर का कैसा बिहेवियर होता है एसी में, वो देखा अपन ने। अब दूसरा पॉइंट अपन चलो चलते हैं, कैपेसिटर को लगाते हैं एसी में। कैपेसिटर को एसी में लगाते हैं, तो ये रहा हमारे पास एक कैपेसिटर, इसको लगा दिया एसी में। अब देखते हैं कि इस कैपेसिटर का क्या बिहेवियर रहा होगा, है ना। तो मान लेते हैं पोटेंशियल फिर से वही लगाया था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अरे कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट होता है। कैपेसिटर के चार्ज को Q को अपन लिख सकते हैं C इंटू वी, तो V की वैल्यू डाल दूं मैं तो ये आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर पता है, तो सर्किट में अगर करंट लिखना हो आपको, कैपेसिटर का चार्ज पता है, तो व्हाट शुड बी दिस करंट, दिस करंट शुडंट इट बी dq by dt, बोलो। yes ये sir. dq by dt होना चाहिए ना भाई। करंट जो आया उससे तो चार्ज चेंज हो रहा होगा कैपेसिटर का, तो चार्ज का रेट ऑफ चेंज तो करंट होगा, तो उसको अगर डिफरेंशिएट करो तो c साइन का डिफरेंशिएशन में ओमेगा आ जाएगा, v नॉट एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई। तो करंट की इक्वेशन आ रही है हमारे पास v नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c, मैं c ओमेगा को नीचे लाके 1 अपॉन ओमेगा c लिख रहा हूँ, इनटू cos ऑफ ओमेगा t। cos ऑफ ओमेगा t को लिख सकता हूँ sin 90 प्लस थीटा, cos थीटा हो जाता है। तो अब की बार हमें दिख रहा है कि करंट जो है वो 90 डिग्री फेज में आगे है। करंट भी साइनसोइडल इक्वेशन आई है, बस 90 डिग्री फेज में आगे आई है। और करंट की जो पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू का रिलेशन भी हमें समझ में आ रहा है। यहाँ 1 बाय ओमेगा सी इज लाइक रेजिस्टेंस, हाँ आर रेजिस्टेंस होता है, यहाँ 1 बाय ओमेगा सी रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस जैसी जो चीज दिख रही है, यहाँ पे नीचे आर होता है, वहां 1 बाय ओमेगा सी होता है, दिस इज लाइक रेजिस्टेंस। इसको नाम दे देते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का इसलिए कैपेसिटिव, इसको हम एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्सी हो जाता है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इन एसी। एक्सी इज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन एसी, ठीक है, वो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है एसी में।
हम उनको वोल्टेज को इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट मिलेगा। तो अपन वोल्टेज आरएमएस और करंट आरएमएस का रिलेशन लिख सकते हैं, वी आरएमएस इज इक्वल टू आई आरएमएस इनटू एक्ससी। बोलो, ये इक्वेशन समझ में आ रही है आपको ना? वी आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस इनटू एक्ससी, ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास, वोल्टेज और करंट का रिलेशन। और करंट पावर टू फेज में आगे है ना? तो पावर टू फेज आगे दिखाने को मैं ग्राफ में दिखा सकता हूँ। मैं वोल्टेज को वही ब्लू कलर के ग्राफ से दिखा रहा हूँ, साइन कर्व दिखाया, तो करंट का मैं कॉस कर्व दिखा दूंगा, कॉस कर्व दिखा देता हूँ करंट का। ये देखो, करंट को मैंने ग्रीन में दिखाया है और वोल्टेज को ब्लू में। तो ये बता रहा है कि करंट पावर टू फेज आगे है। अगर मैं फेजर से दिखाऊं तो फॉर कैपेसिटर वोल्टेज से करंट आगे होता है। ये वोल्टेज का फेजर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो करंट का फेजर उससे 90 डिग्री आगे दिखा देना, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, करंट इन कैपेसिटर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। चलो, तो कैपेसिटर के लिए हमने समझ लिया कि वोल्टेज से करंट आगे होता है या करंट से वोल्टेज पीछे होता है। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, अभी आपको याद होना चाहिए, और कैपेसिटर करंट आगे वोल्टेज पीछे, और कैपेसिटर करंट आगे वोल्टेज पीछे, ये रटा हुआ होना चाहिए। ये दोनों ही साइनसोइडल, हमेशा यही हो रहा है कि साइनसोइडल ही आ रहा है करंट, है ना? रजिस्टर में भी साइनसोइडल आया, कैपेसिटर में भी साइनसोइडल आया, इंडक्टर में भी साइनसोइडल आता है। तब उसे याद रखने का तरीका समझते जाओ। चलो नेक्स्ट कैपेसिटर के बाद चलो इंडक्टर को लगा देते एसी में। थर्ड, अपनी जाने पहचानी जो इंडक्टर होती है उसको एसी में लगा देते। यार इंडक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है, उसका मुझे ये पता है कि उसका पोटेंशियल ड्रॉप एल डी लिख सकते हैं, तो मुझे आई पता हो तो मैं वोल्टेज लिख सकता हूँ। तो क्यों ना एक काम करे, करंट को मान ले और फिर वोल्टेज निकाले, है ना? भाई अल्टरनेटिंग करंट मान लेते, उसे देखते कि पोटेंशियल क्या आ रहा होगा, चलेगा ऐसा भी, है ना? तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो करंट था ना वो आई नॉट साइन ओमेगा टी, थोड़ा सा उल्टा चालू करा अपन ने करंट मान के फिर वोल्टेज निकाले। कोई दिक्कत तो नहीं, कर लो ऐसा। तो जतिन तो बोल रहा है यस। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप, अब जो पोटेंशियल होना चाहिए यहाँ पे वही इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप है, वो होना चाहिए था। इंडक्टर के लिए लिख सकते हैं अपन, करंट की डायरेक्शन में जाए तो माइनस एल डी टी, उल्टा देख लूंगा मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दूंगा तो एल डी टी इसको डिफरेंशिएट करो तो आई नॉट साइन का डिफरेंशिएशन ओमेगा टाइम कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ये आ गया इक्वेशन। तो वोल्टेज की इक्वेशन में देखो आ तो ही वही रही है, करंट इंटू ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90 है। तो ये भी साइनसोइडल, ये भी साइनसोइडल, ये भी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल अल्टरनेटिंग लगाने से करंट भी अल्टरनेटिंग आएगा, जब करंट अल्टरनेटिंग से पोटेंशियल अल्टरनेटिंग आया तो, ठीक है। देन B इक्वल टू आई इंटू आर जैसा टर्म ही दिख रहा है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंस दिख रहा है अपन को, इंडक्टर का रिएक्टेंस, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको अपन यहाँ एक्सेल से शो करते हैं। कैपेसिटर में एक्सी से शो करा था, इसे यहाँ एक्सेल से शो कर रहे हैं, इट इज ओमेगा इनटू एल। और अब 90 डिग्री आगे। अच्छा, यहाँ वोल्टेज के आरएमएस निकालना हो तो करंट का आरएमएस इनटू एक्सेल, ये इक्वेशन बन रही। दिस इज जस्ट लाइक V इक्वल टू आई आर, पर R के बदले आपको X लेना है। तो ग्राफ भी बना सकते हो। वोल्टेज अब आगे है तो वोल्टेज को कॉस में दिखाना, करंट को साइन में दिखा देना। करंट को ये साइन में दिखाया ग्रीन से, तो वोल्टेज को क्रॉस में दिखा देता हूँ, कॉस में दिखा देते हैं, ठीक है। फेजर डायग्राम भी दिखा देता हूँ। वोल्टेज आगे, करंट उससे पीछे। चलो, क्या ये समझ में आया आपको कि कैसा बिहेवियर आ रहा है इंडक्टर का और कैपेसिटर का और रेजिस्टर का इन एसी? फॉर ऑल दिस, इन तीनों के लिए ही वोल्टेज इन करंट आर साइनोसॉइडल्स।
जस्ट दैट ये थोड़ा सा फेज डिफरेंस है। और पीक वैल्यू का रिलेशन निकालने के लिए, आरएमएस का रिलेशन निकालने के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जैसा कुछ लेना है। कैपेसिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है 1/ω_c और इंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है XL। ठीक है, ये समझ में आई क्या आपको? बच्चे बोल रहे हैं वेरी गुड। ओके, तो अगर ये सब हमको आ रहा है तो अपन अब सीरीज एलसीआर सर्किट भी पढ़ सकते हैं। इन तीनों को एक साथ लगा दूंगा मैं एसी में, तो क्या होगा वो भी पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, चलो तो इन्हें मैं हटाने वाला हूं। आई होप कि आपने नोट कर लिया है, नहीं कर लिया है तो बता दो मुझे, मैं रुक जाऊंगा। और इन्हें हटाकर अपन फिर अब तीनों को एक साथ लगाते हैं इसमें, तो देखते हैं कि क्या होगा। देखो कोई डाउट इनमें? इज दिस नोटेड? सब बच्चे का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, यस नोटेड। ओके बहुत बढ़िया, तो ये नोटेड है, तो फिर इनको हटा रहा हूं मैं और फिर तीनों को एक साथ लगाते हैं अपन एसी में। तो जो भी इंडिविजुअली इनका बिहेवियर था उसे याद रखना, हमें तीनों को एक साथ एसी में लगाने वाला हूं। मान लेते हैं कि हमने एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, तीनों को ही एक साथ एसी के साथ कनेक्ट कर दिया, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करा, अभी सीरीज में कनेक्ट करा, तो हम पढ़ रहे हैं सीरीज LCR सर्किट। LCR सर्किट तीनों को एक साथ एसी में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बिकॉज सीरीज में करंट सेम होता है, तो आई विल स्टार्ट विथ करंट। मैं मान के चलूंगा कि करंट कुछ है सर्किट में, लेट करंट इन सर्किट इज I0 sin ω t एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि पोटेंशियल क्या आया। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं आप? ये R, ये C, ये L, क्योंकि तीनों सीरीज में है, तीनों में करंट सेम होता है, तो मैं ऐसा स्टार्ट कर रहा हूं कि भाई पहले करंट मान लेते हैं साइनसोइडल कुछ, और उससे निकाल लेते हैं पोटेंशियल। अब हम जानते हैं कि जो रजिस्टर का पोटेंशियल होता है वो करंट का इंटू आर लिख के, आई इंटू आर लिख के, फेज में भी सेम होता है, वो करंट के सेम फेज में होता है। जो कैपेसिटर में पोटेंशियल होता है उसको लिख सकते हैं I0 XC, और कैपेसिटर का पोटेंशियल करंट से π/2 फेज में पीछे होता है। ठीक है, करंट से π/2 फेज में पीछे होता है, तो -π/2 कर दिया। इंडक्टर के केस में पोटेंशियल अपन लिखते हैं I0 इंटू XL, और वो फेज में आगे होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin 90 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा, तो दिस विल बी I0 XL cos ω t एंड दिस विल बी माइनस sin, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो बाहर माइनस हो जाएगा, फिर sin 90 प्लस थीटा को cos थीटा कर देना, तो दिस विल बी माइनस I0 XC cos ω t। नाउ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस इंडक्टर का सम ही तो टोटल पोटेंशियल होना चाहिए। बताओ, टोटल पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू दिस इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल का सम होना चाहिए। सही बात है क्या? किरचॉफ वोल्टेज लॉ से यहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का प्लस यहाँ का होना चाहिए ना, भाई किरचॉफ लॉ। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, सही है क्या? बताइए, इज दिस करेक्ट? चलो सबका रिप्लाई आ रहा है यस। कनकश्री बताइए, सही है क्या ये? कनकश्री, राहुल, इज दिस करेक्ट? नमनदीप, अभिषेक, गगन,
इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं, है ना। मैंने क्या बात करी है, किरचॉफ लॉ से इंस्टेंटेनियस किसी समय पर यहाँ का टोटल पोटेंशियल प्लस यहाँ का इक्वल टू टोटल होना चाहिए बाय किरचॉफ लॉ। ठीक है, चलो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है गगन का, तो आगे बढ़ते। तो हम इन तीनों को ऐड करें तो टोटल पोटेंशियल मिलना चाहिए, तो इनको ऐड करो। ये क्या लिखा है, आई नॉट इंटू आर इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ ये लिखा था इन सब में आई नॉट है, तो आई नॉट तो कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है आर साइन ओमेगा टी, फिर इन दोनों में देखो, इन दोनों को सम कर रहा हूँ, आई नॉट तो बाहर ले चुका हूँ, तो ये कॉस कॉस वाले है। एक काम करता हूँ, कॉस कॉमन लिख के एक्सएल माइनस एक्ससी कॉस ओमेगा टी ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों का एडिशन लिखना है ना मुझे, तो कॉस मैंने कॉमन ले लिया, आई नॉट इधर कॉमन ले लिया, एक्सएल माइनस एक्ससी कर दिया। तो ये देखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जैसा इक्वेशन बन गई। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको अपन लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस दिस बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स b बाय b एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन a इज r। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, लास्ट क्लास में देखा था अपन ने। देखो आपको समझ में आ रहा है क्या ये? बहुत बढ़िया। तो बस हमें ये इक्वेशन ऐसा लग रहा है जैसे v इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस और फिर साइन वाला टर्म, जो रेजिस्टेंस जैसा टर्म है, इसको नाम दे देते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज नेट रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन करके जो चीज आती है उसे बोलते हैं इम्पीडेंस। इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। और ऐसा क्यों हुआ कि आर और एक्सएल और एक्ससी का अलग अलग स्क्वायर का सम हुआ, बिकॉज इनका बिहेवियर अलग अलग है। आर रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को सेम फेज में रखता है वोल्टेज से, और ये दोनों करंट को अलग अलग फेज में रखते थे। वोल्टेज से इंडक्टर में करंट आगे हो जाता है, सॉरी करंट पीछे हो जाता है, वोल्टेज आगे रहता है, और ये वोल्टेज को पीछे भेज देता है ना। तो वोल्टेज को क्योंकि फेज में चेंज करते हैं, इसलिए इनको अलग तरह से और रेजिस्टेंस को अलग तरह से ऐड करके फिर अपन ने टोटल इंपेडेंस निकाली है। तो इंपेडेंस ऐसे अलग क्यों है, ऐसा ध्यान रख सकते हैं अपन। इस तरह सर्किट में इंपेडेंस डिफाइन करा। और फेज डिफरेंस क्या आ रहा है वोल्टेज और करंट का, करंट माना था साइन ओमेगा टी, वोल्टेज आया साइन ओमेगा टी प्लस दिस टर्म, तो ये फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस फाई, फेज डिफरेंस जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। तो अगर किसी सर्किट में रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर तीनों जुड़े हैं, तो सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा वो निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो पता है उससे V और R को रिलेट कर सकते हैं, VRMS हो जाएगा IRMS इंटू Z। ठीक है, अच्छा इस आई नॉट को अंदर ले जाता, अगर मैं आई नॉट को अंदर ले जाता, इसको अंदर ले जाता, है ना, तो मेरे पास इक्वेशन आती वोल्टेज की पीक वैल्यू इक्वल टू करंट की पीक वैल्यू, ये करंट की पीक वैल्यू इनटू ए Z था, तो करंट की पीक वैल्यू को अंदर लेके जा रहा हूँ रूट के, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई की पीक वैल्यू को आई नॉट लिख देता हूं फिलहाल, आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस आई नॉट इंटू एक्ससी इसका स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज आएगी। ये आई नॉट को मैं अंदर ले गया तो आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके साथ आई नॉट का स्क्वायर और इसके साथ आई नॉट का स्क्वायर लिखा, तो ये इक्वेशन आएगी। इफ यू सी दिस आई नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू आर, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस में पोटेंशियल की पीक वैल्यू, ये रेजिस्टेंस में पोटेंशियल की पीक वैल्यू। आप देखो रजिस्टर में पोटेंशियल की पीक वैल्यू ये थी आई नॉट आर, आई नॉट एक्सएल इंडक्टर में पोटेंशियल की पीक वैल्यू है, और ये कैपेसिटर में कैपेसिटर पोटेंशियल की पीक वैल्यू आई नॉट एक्ससी। तो पीक वैल्यू का रिलेशन कैसे आया है, अगर आपको वोल्टेज की पीक वैल्यू निकालना है तो आप लिख सकते हो रूट ओवर रजिस्टर में जो भी पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू के लिए यहाँ नॉट लगा रहा हूँ, उसका स्क्वायर प्लस इंडक्टर में पीक वैल्यू के लिए वोल्टेज माइनस कैपेसिटर में पीक वैल्यू का स्क्वायर,
इस तरह से निकाल सकते हैं। वोल्टेज की इफेक्टिव पीक वैल्यू शुड बी रूट ओवर रजिस्टर के पीक वोल्टेज का स्क्वायर प्लस इंडक्टर एंड कैपेसिटर के पीक वोल्टेज के स्क्वायर का डिफरेंस का स्क्वायर। तो पीक वोल्टेज में क्या रिलेशन आ रहा है, देखो मैंने बोला था इंस्टेंटेनियस इन तीनों का एडिशन नेट पोटेंशियल होगा, और जब नेट पोटेंशियल का पीक वैल्यू निकालना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो वो ऐसे निकालोगे, और मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो तो आरएमएस आ जाता है। तो सब तरफ अगर √2 से डिवाइड कर दो सब जगह, तो ये आरएमएस मिल जाएगा। मैं नेट पोटेंशियल का आरएमएस निकालने को यहाँ पे रजिस्टर में आरएमएस वैल्यू, इंडक्टर में आरएमएस वैल्यू और कैपेसिटर के आरएमएस वैल्यू से भी रिलेट कर सकता हूँ। ये बहुत काम की इक्वेशन है। क्या ये समझ में आ रही है आपको? तो समझ में आ रही है? सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, यस, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा बेसिक पढ़ा अपन ने अभी तक, है ना, कि फेज डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज, रजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को साथ में लगा देने से इफेक्टिव वोल्टेज का आरएमएस कैसे निकल रहा है, ये सब दिखा पाते हैं। ये जो भी मैंने डिराइव करा, मैं इसको मैथमेटिकली डिराइव करा हूं, अभी मैंने इसको मैथमेटिकली डिराइव करा है अभी, इसे मैं फेजर से भी कर सकता था, है ना। फेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एक बार वो भी देख लेते हैं अपन। देखो सर्किट में जो हमने करंट माना है वो है I0 sin ओमेगा टी, तो उसका फेजर सपोज ये था, मान लेते हैं ये करंट का फेजर था, सर्किट में करंट का फेजर था। रजिस्टर में पोटेंशियल इसी फेज में होता है, तो रजिस्टर के पोटेंशियल का फेजर चलो दिखा देते हैं अपन, है ना। मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ रजिस्टर में पोटेंशियल का फेजर, रजिस्टर का पोटेंशियल इसी फेज में होता है, तो मैंने VR दिखाया। इंडक्टर में पोटेंशियल करंट से आगे होता है, इंडक्टर का पोटेंशियल करंट से आगे होता है, तो वो दिखाया इंडक्टर का पोटेंशियल। कैपेसिटर का पोटेंशियल करंट से पीछे होता है, तो मुझे नेट पोटेंशियल जो निकालना है, तो एक्चुअली इन तीनों का एडिशन था, है ना, तो इनका वेक्टर एडिशन करके देखो। देखो ये दोनों एकदम अपोजिट है, वेक्टर एडिशन करेंगे तो VL माइनस VC आ जाएगा, VL माइनस VC मान के कि VL बड़ा है, फिर VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से देखो ऐसा आएगा, फिर इसी तरह की इक्वेशन आएगी, है ना। VL माइनस VC इधर की तरफ दिखेगा अपन को, इनका एडिशन VL माइनस VC, फिर उसका और VR का रिजल्टेंट, ऐसा कुछ वोल्टेज आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसको अपन ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिखा हुआ है, रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाँ सॉरी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर VL माइनस VC बेस VR, उससे रिजल्टेंट निकाला है। तो फेजर के रिजल्टेंट से भी अपन निकाल सकते हैं, और यहाँ जो फेज एंगल होगा वोल्टेज और ये नेट वोल्टेज है B, इस नेट वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल, देखो वो क्या आ रहा है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, tan phi लिखो क्या, VL माइनस VC अपॉन VR, और VL को लिख सकते हैं IXL, VC को लिख सकते हैं IXC, R को लिख सकते हैं VR को I into R, तो I कैंसिल करके ये आने वाला है XL माइनस XC बाय R। करंट तो तीनों में सेम ही था, तो ये आ जाएगा। तो जो मैंने इसका मैथमेटिकली निकाला वो फेजर से भी जल्दी से निकाल सकता था, मतलब कि तीनों एलिमेंट जो सीरीज में जुड़े हैं इन तीनों का पोटेंशियल का मुझे सम करना है ना, बेसिकली नेट पोटेंशियल निकालने के लिए, तो इन तीनों के पोटेंशियल का वेक्टरली सम करके, फेजर का वेक्टरली सम करके नेट पोटेंशियल का वेक्टर निकाल सकता था मैं, और उसका करंट से एंगल भी वहां से डायरेक्ट मिल जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो काफी देर से अपन सर्किट में बिहेवियर कैसे होता है इनका ये सब देख रहे हैं। तो रजिस्टर को सर्किट में लगाते हैं, कैपेसिटर को लगाते हैं, इंडक्टर को लगाते हैं, तो क्या होता है अलग अलग लगाने से, तीनों को एक साथ लगा दिया मैंने तो क्या हुआ ये समझा। मान लो दो को ही लगाया होता, मान लो यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होता, केवल रजिस्टर और इंडक्टर होता, तो यहाँ पे कैपेसिटर का पोटेंशियल मत लिखना, तो आ जाएगा VRMS इक्वल टू रूट ओवर VR ऑफ RMS, V ऑफ रेजिस्टेंस एंड V ऑफ इंडक्टर का स्क्वायर कर देना, यहाँ VC नहीं आएगा। जब दो ही चीज हो
तो जैसे सी नहीं है तो सी वाला वोल्टेज हटा देना बस यहाँ से। आप जैसे फाइव लिखना हो तो एक्सेल बाहर कर देना, तो ऐसा कर सकते हो आप, है ना। तो दो एलिमेंट के साथ भी अपन कर सकते हैं। चलो अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। अब एक काम करिए, रेस ओपन करिए सब बच्चे, क्वेश्चन इनके रेस की कर लेते हैं अपन, है ना, हाथों हाथ रेस भी हो जाएगी। और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ये भी समझ में आएगा आपको जब रेस के करेंगे तो। सो रेस ओपन कर लीजिए आप, ईएमआई और एसी वाले के अंदर ही दिया हुआ ये, तो मेरे पास ईएमआई और एसी की रेस कहाँ है, ये रही। चलो वो ओपन कर लीजिए आपके पास आप। तो इसमें आप स्टार्ट करो, रेस नंबर 8 तो जो कल पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड है, बेसिक है ना। रेस नंबर 9 इसमें आपने आज जो पढ़ा उसके क्वेश्चन से। तो रेस नंबर 9 का पहला क्वेश्चन करो, दूसरा करो, तीसरा क्वेश्चन करो, फिफ्थ करो, करो ये 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन करो अभी जल्दी से। 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन करिए अभी जल्दी से। 1 2 3 4 5, आई एम गिविंग यू 5 to 10 मिनट्स, जल्दी से करो। करके रखिए। चलो पहला क्वेश्चन, एक्सेल इंडक्टर में करंट निकालना था, इंडक्टर के पोटेंशियल की इक्वेशन दी थी, तो पोटेंशियल की पीक वैल्यू बाय एक्सेल विच इज ओमेगा इनटू एल, ये आ जाएगा करंट की पीक वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी, और जो भी फेज वहां पहले से दिया था उसको 90 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये करंट 90 डिग्री पीछे होता है वोल्टेज से। विच इज क्लियर, वेटिक का रिप्लाई आ रहा है यस। बाकी बच्चे अभिषेक गुप्ता, हरीश, अभिषेक बोल रहा है यस, हरीश, हरीश इज दिस क्लियर, कार्तिक रिप्लाई यस, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन। The voltage and current sine waves in the figure both passes through zero every 1.26 मिलीसेकंड। तो हर 1.2 मिलीसेकंड में जो अपन को ग्राफ दिए है वो जीरो से पास कर रहे हैं, तो जीरो से पास करने में टाइम जो लगता है वो t/2 लगता है। साइन कर्व टाइम पीरियड के हाफ टाइम में जीरो से जीरो हो जाता है, तो t/2 टाइम होना चाहिए 1.25 मिलीसेकंड, 1.26 मिलीसेकंड। द मैक्सिमम वैल्यू आर 120 वोल्ट एंड 0.4 एम्पियर, 124 एंड 0.4 एम्पियर। हमें मैक्सिमम वैल्यू बता दी है दोनों वोल्टेज एंड करंट की। व्हाट सिंगल सर्किट एलिमेंट डज इट इंडिकेट, तो अगर आप ध्यान से देखिए जब करंट साइनसोइडल है तो वोल्टेज कॉस में दिख रहा है। आप देखो जब करंट जीरो है, करंट का कर्व बिल्कुल साइन जैसा है, तो वोल्टेज का कर्व कॉस में दिख रहा है, वोल्टेज का कर्व कॉस में दिख रहा है। इसका मतलब वोल्टेज पाई बाय 2 फेज आगे, करंट पीछे, वोल्टेज पाई बाय 2 फेज आगे, मतलब इंडक्टर है ना। और ओमेगा पता है, दोनों की पीक वैल्यू का रेशियो पता चल जाएगा, तो ओमेगा एल आ जाएगा। ओमेगा एल से आप अब निकाल सकते हो एल, ओमेगा निकालने के लिए 2 पाई बाय टी, टाइम पीरियड पता चल गया आपको, t/2 1.26 है तो टाइम पीरियड लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कैसे करना है, बताइए। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कैसे करना है। चलो यस, वेरी गुड। थर्ड, अच्छा मैंने तो थर्ड पढ़ दिया, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड पढ़ दिया। सेकंड में क्या दिया है देखो, एक कॉस में एक साइन में दिया है, तो दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और कौन आगे है, करंट आगे, वोल्टेज पीछे है, तो सेकंड में कैपेसिटर होना चाहिए, है ना। करंट देखो कॉस में दिया है तो वो आगे है, वोल्टेज पीछे है, तो सेकंड क्वेश्चन में कैपेसिटर होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ भी करिए जल्दी से, आई एम वेटिंग। फोर्थ फिफ्थ भी करिए जल्दी से, बताइए मुझे कोई डाउट है तो।
जल्दी करिए, आई एम वेटिंग। हुआ 4th नंबर? फोर्थ नंबर रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, यस। ओके, फिफ्थ भी करिए। कोई डाउट हो इनमें से बता दीजिए जल्दी से। 1 to 5 दिए थे आपको, कोई भी इनमें डाउट हो तो बता दीजिए। हो गए? चलो, क्वेश्चन 2 का एक वैशिष्ट का 5th का 3rd पार्ट डाउट आ रहा है, और क्वेश्चन 2 में वेरी वेरी माइनस में आ रही है। तो क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 में माइनस में क्या आ रहा है बेटा आपका? क्वेश्चन 2 में माइनस में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए इसमें। क्वेश्चन 2 में क्या बोला था? द सर्किट एलिमेंट इन द फिगर हैज अ करंट एंड वोल्टेज। तो क्वेश्चन 2 में करंट और वोल्टेज दिया है, और एलिमेंट कौन सा है पूछा है, तो कैपेसिटर है। और उसका चाहो तो सी बता दो, कैपेसिटी कितनी है। तो इसमें अपन को ओमेगा दिख रहा है 2500, और करंट की पीक और वोल्टेज की पीक जो है उनका रेशियो जो होता है, वोल्टेज की पीक अपॉन करंट की पीक, वो आता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा पता है तो सी निकल जाएगा। तो इसमें माइनस कैसे आ सकता है ना? तो मुझे समझ नहीं आ रहा माइनस क्या आ रहा है। और 5th का 3rd पार्ट बता दो। 5th का 3rd, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर में करंट, इंडक्टर में जो वोल्टेज है उसके टाइम के साथ इक्वेशन चाहिए इन लोगों को। तो 100 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 4 ओम इंडक्टर, द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दे रखा है, ठीक है। तो इंडक्टर में आपको वोल्टेज की इक्वेशन चाहिए। अच्छा, रजिस्टर में जो पोटेंशियल है उसको 100 से डिवाइड करो तो रजिस्टर का करंट मिल जाएगा। तो रजिस्टर का करंट तो आप निकाल सकते हो। मेरे को थोड़ा पेज बनानी पड़ेगी। देखो, क्वेश्चन में बोला है एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है। मैं ऐड हो गया है, जस्ट सेकंड। क्वेश्चन में बोला है एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, उनको सीरीज में लगाया है। जो रजिस्टर है उसका पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता है। रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है 2 × sin 10⁻³
टी। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता है 2 sin 1000 टी और रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो यहाँ जो करंट होगा I वो V/R लिखकर 0.02 इंटू साइन 1000 टी निकाल लेंगे अपन, ये करंट आ गया। अब करंट पता है तो इंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो होता है I इंटू एक्सएल। एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा इज 1000 और एल कितना दे रखा है क्वेश्चन में 4 हेनरी। और इंडक्टर का पोटेंशियल करंट से पावर टू फेज आगे होता है, तो यहाँ प्लस पावर टू कर देना। ये आ गया इक्वेशन। लास्ट पार्ट का जो पूछा है वो ये आंसर आ गया। अरे बेसिक लास्ट पार्ट का इसका आंसर। ओके वेरी गुड। चलो तो ये अपन ने सिंगल एलिमेंट वाले क्वेश्चन थे इसके अंदर। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 करिए इसका, क्वेश्चन नंबर 11 करिए, 10 11, उसके बाद नेक्स्ट रेस 10 का करना है। तो रेस 9 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, उसके बाद रेस 10 का क्वेश्चन नंबर 1 4 1 4 6 एंड 8। ये 4 क्वेश्चन रेस 10 के और ये 2 क्वेश्चन रेस 9 के। करो अभी करिए जल्दी से ये। करिए जो क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने बोर्ड पे उन्हें अटेंड करिए जल्दी से, और मैं पुराने क्वेश्चन जो लिखे हुए हटा देता हूँ। चलिए करिए। ओके तो पहले तो रेस 9 का 10 एंड 11 ये करना था, हुआ। रेस 9 का 10 एंड 11, रेस 9 का 10, a 220 peak value 50 hertz AC generator is connected to an inductor। AC जनरेटर जो अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो उसका 220 वोल्ट पीक वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बता रखा है। उसको इंडक्टर से जोड़ दिया है एंड 50 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। द करंट इन सर्किट इज 1 एम्पियर। सर्किट में करंट 1 एम्पियर है, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस पूछा है। अब वोल्टेज की पीक वैल्यू जो है वो 220 वोल्ट है, ठीक है। उसको √2 से डिवाइड करेंगे तो आरएमएस आ जाएगा, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। करंट के बारे में बोला है हमें कि 1 एम्पियर है, तो जब कुछ कहा नहीं जाता ना एसी में तो आरएमएस वैल्यू देते हैं वो लोग। उन्होंने देखो मेंशन नहीं करा है कि वो क्या है, तो आरएमएस है। जब हमें करंट को मेंशन नहीं करके दिया कि वो किस क्या वैल्यू है, वो आरएमएस की पीक वैल्यू है, तो अपन उसको आरएमएस मानेंगे, ठीक है। अब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी और 50 ओम का रेजिस्टेंस था, तो सर्किट में एक इंडक्टर थी, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 50 ओम पता है। अच्छा इसका इंडक्टेंस नहीं पता है, तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है एक रजिस्टर और इंडक्टर के केस में Vrms, उसको अपन लिखते थे Z इंटू आई आर एम एस, तो Z हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC, पर XC तो है ही नहीं यहाँ, तो सिर्फ XL स्क्वायर कर देंगे इंटू आई आर एम एस। सर्किट में C नहीं है तो L और R का सर्किट है, तो R² प्लस XL स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। अब तुम्हें R पता है, Vrms पता है, RMS पता है, तो XL आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके आप XL ढूंढ सकते हो, ठीक है। और XL इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। एल निकालने के लिए अपन कर सकते हैं XL बाय ओमेगा, और ये ओमेगा दिया हुआ है, देखो अपन को हमें ओमेगा की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी अगर 50 डाल दो तो ये 100 पाई हो जाएगा,
50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 100 पाई ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एल की वैल्यू। बोलो आ रहा है समझ में क्वेश्चन? ये इस तरह से अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे एल की वैल्यू। चलो जतिन का रिप्लाई है क्लियर। बाकी बच्चे बताइए, जतिन के अलावा बाकी सबको आया? शीट को भी आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 10 के बाद 11 बोला था, 11 भी सिमिलर टाइप का दिख रहा है मुझको। कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी, 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी के इंडक्टर है, एल दिया है, 50 वोल्ट 100 हर्ट्ज जनरेटर दिया है। अब 50 वोल्ट क्या दिया होगा यहाँ पे? आरएमएस, कुछ लिखा नहीं ना साथ में, तो आरएमएस है। 100 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। वो करंट 0.5 मिला और पूछा है पहले पार्ट में रेजिस्टेंस इन द कॉइल, तो कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस भी कुछ वो पूछ रहे, वो देखो, तो कॉइल के अंदर ही कुछ रेजिस्टेंस भी था, तो ये सब करना है। ये वोल्टेज आपको दे रखा है, देखो 50 है, करंट की वैल्यू 0.5 दी है ना। ये एल आपको अब की बार एक्सेल के लिए ओमेगा दे रखा है, देखो उन लोगों ने 100 हर्ट्ज जनरेटर है ना, तो ओमेगा मिल जाएगा, या 100 डाल देना तो यहाँ 200 पे आ जाएगा ओमेगा। एल की वैल्यू भी दे रखी है, तो एक्सेल पता है और आर निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट में इसमें उल्टा है, आर निकालना है। फिर दूसरा पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इन द कॉइल। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई तो आर इंटू आई कर देना। करंट तो तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन में दिया है, इंटू आर कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। आ रहा समझ में? सेकंड पार्ट आया तो हाँ, नहीं तो ना, कुछ तो बताइए। इज दिस क्लियर सेकंड पार्ट? यस, ऋषित तो बोल रहा है यस। बाकी बच्चे? नमनदीप को भी क्लियर, ओके वेरी गुड। चलो देख लो जल्दी से, इनको आ रहे कि नहीं देख लो, और ये हो जाए तो फिर 10 का 1 2 3 4 रेस 10 के 1 4 6 8 ये सब करो जल्दी से, करिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, करिए। हो रहे क्वेश्चंस? कोई डाउट इनमें? एक आध हुआ कि नहीं अभी इनमें से? बताइए। 2 हो गए, 1 हो गया, बढ़िया। करो करो, करिए जल्दी से। चलो, और हुआ क्वेश्चन? और कोई डाउट उसमें कुछ? नो, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। देखो फर्स्ट में कोई डाउट, सेकंड फोर्थ में कोई डाउट होगा कि नहीं, देख लो अच्छे से। नमनदीप बोल रहा है 6 वाला करता हूं मैं, ठीक है, फोर्थ वाला भी देखते। चलो, तो नेक्स्ट रेस जो थी रेस 10 का फोर्थ वाला देखते हैं अपन। In AC circuit, the potential difference across inductance and resistance joined in series are respectively 16 and 20. The total potential difference across the circuit is, देखो AC circuit, the potential difference across an inductor and resistance joined in series are respectively 16 and 20. तो ये तो बताया नहीं हमें कि 16 and 20 क्या है, तो हम मान लेंगे आरएमएस है। जब हमारे पास आरएमएस पोटेंशियल दिया जाता है तो रिजल्टेंट आरएमएस पोटेंशियल वो होता है रूट ओवर रजिस्टर का पोटेंशियल प्लस इंडक्टर का पोटेंशियल माइनस कैपेसिटर का पोटेंशियल का स्क्वायर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। अब यहाँ सी तो लगाया ही नहीं उन्होंने, तो बस ये कर देंगे अपन, है ना। तो नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा वो आ जाएगा रूट ओवर 16 का स्क्वायर विच इज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड, अच्छा रिस्पेक्टिवली उन्होंने पहले इंडक्टेंस का दिया है तो इंडक्टर का उधर लिख देंगे, रजिस्टर का आगे पीछे लिख दोगे फर्क भी पड़ेगा। बस इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। जतिन, जब हमें कुछ कहा नहीं है तो वोल्टेज आरएमएस होता है नॉर्मली,
तो आरएमएस वोल्टेज का रिलेशन जो होता है वो इस तरह से आता है। जतिन आ रहा है समझ में? उसका 6 वाला भी था, 6 वाला देखते हैं अपन। जतिन इसमें कोई डाउट? ये हो गया क्लियर आपको? इज दिस क्लियर? ओके चलिए, उसके बाद 6 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस अ सोलोनॉइड। एक सोलोनॉइड में डीसी लगाया देखो, तो स्टेडी करंट आया 1 एम्पीयर का। अरे सोलोनॉइड में डीसी पोटेंशियल लगाया है, एक सोलोनॉइड में डीसी पोटेंशियल लगाया है, तो स्टेडी करंट आ रहा है 1 एम्पीयर का। सोलोनॉइड में इसका मतलब रेजिस्टेंस है, 100 वोल्ट लगाने से 1 एम्पीयर, मतलब इसके अंदर 100 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सोलोनॉइड को बनाते हैं नॉर्मली कॉपर वायर से, तो कॉपर वायर में रेजिस्टेंस हो सकता है, इसलिए सोलोनॉइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो सोलोनॉइड में एक रेजिस्टेंस है, वो हमें यहाँ समझ में आया। क्या क्लियर हो रहा है? सोलोनॉइड के अंदर एक रेजिस्टर है, ठीक है, वो 100 ओम का है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अब एसी लगाया 100 वोल्ट का, तो 0.5 एम्पीयर आ गया। अब 100 वोल्ट का जब एसी लगाया तो करंट होना चाहिए पोटेंशियल अपॉन रिएक्टेंस, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस जो भी आएगा, और वो आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये आपको 0.5 दे रहा है। अब इसमें से रेजिस्टेंस आपको पता है 100 ओम है, तो ये एक्सएल निकाल सकते हो, है ना। और आपको एसी की फ्रीक्वेंसी दे दी है, तो फिर एक्सएल निकल गया। अगर यहाँ से देखो ये तो 100 था, तो इसको सॉल्व करके एक्सएल निकाल लेना, और एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी है, एल निकाल सकते हो। क्लियर? बोलो समझ में आ रहा है कैसे करना था इसको? ओके, नमनदीप को क्लियर हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन 8 बचा हुआ है, 8 से देख लो, 8 में कोई डाउट तो बताओ। इन द सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग आर। देखो आपको इंडक्टर कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस 400 वोल्ट दिख रहा है ना। इंडक्टर कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस 400 वोल्ट दिख रहा है, और नेट पोटेंशियल 100 वोल्ट भी दिया है। तो आप आसानी से रजिस्टर का पोटेंशियल निकाल सकते हो, वो भी 400 ही होना चाहिए, क्योंकि जो नेट पोटेंशियल होता है वो होता है रूट ओवर रजिस्टर के पोटेंशियल का स्क्वायर प्लस इंडक्टर और कैपेसिटर के पोटेंशियल के डिफरेंस का स्क्वायर। ये सब आरएमएस का रिलेशन। तो ये जब ये दोनों इक्वल है तो 100 इक्वल टू वीआर ही आना चाहिए। तो रजिस्टर का पोटेंशियल मिल गया, रेजिस्टेंस 50 ओम पता है, तो करंट आ जाएगा 50 इंटू 2 होना चाहिए, तो 2 एम्पीयर का करंट है। तो ये आसानी से आ गया आंसर। बोलो क्लियर हो रहा है? 8 क्वेश्चन पे आया। वेरी गुड। ओके, तो इसके बाद अभी अपन ने सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा। कभी कभी देखो हमारे कोर्स में है तो नहीं, पर कभी कभी हमसे पैरेलल के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा पैरेलल एलसीआर कैसे सॉल्व करना है इसका भी आपको आइडिया दे देता हूँ। रेजोनेंस क्या होता है उसके बाद वो भी पढ़ेंगे, फिर पावर पढ़ेंगे, है ना। तो इसी करके चीजें देखते हैं, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकेंड। तो अभी अपन समझ लेते हैं पैरेलल एलसीआर। पैरेलल एलसीआर मतलब कि एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन तीनों को पैरेलल में हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। तो इस तरह से जो सर्किट बन जाता है इसे बोल देते हैं पैरेलल एलसीआर। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों का पोटेंशियल सेम होगा आपके पास। तो पोटेंशियल अपन मान लेते हैं, चलो V नॉट साइन ओमेगा टी था, तो करंट तीनों में अलग अलग आएगा। इंडक्टर रजिस्टर में करंट कुछ अलग होगा, कैपेसिटर में करंट कुछ अलग होगा, और इंडक्टर में करंट कुछ अलग होगा। मान लो L ये C R। अब इसको सीधा फेजर से करते हैं, ठीक है। देखो सर्किट में हमने पोटेंशियल का फेजर, पोटेंशियल को माना है कि कुछ है, तो पोटेंशियल का फेजर दिखा देता हूं मैं। मान लीजिए पोटेंशियल का फेजर ये दिखाया मैंने V। अब पहली बात रजिस्टर की करें, तो रजिस्टर में करंट जो होता है वो पोटेंशियल की फेज में होता है। रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल एक ही फेज में होते हैं, तो रजिस्टर का अपन करंट दिखा देंगे उसी के फेज में। और करंट इन रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अपॉन आर कर सकते हैं।
इज दिस करेक्ट? क्या समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस में करंट पोटेंशियल की पीक वैल्यू बाय रेजिस्टेंस कर देंगे, है ना। अब कैपेसिटर में देखें तो कैपेसिटर में वोल्टेज से करंट आगे होता है, कैपेसिटर का करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है। तो कैपेसिटर का करंट आगे दिखा देंगे 90 डिग्री, है ना। कैपेसिटर का जो करंट होना चाहिए वो पोटेंशियल जो भी है डिवाइड बाय एक्ससी होना चाहिए। वैसे इंडक्टर का जो करंट होना चाहिए वो पोटेंशियल अपॉन एक्सएल होना चाहिए। और इंडक्टर में करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा आईसी और एक्सएल का, वो इधर आ जाएगा आईसी माइनस आईएल, क्योंकि जो भी नेट करंट आने वाला है यहां से वो किरचॉफ करंट लॉ से तीनों करंट का एडिशन ही होने वाला है। इस करंट को इनका एडिशन लिख सकते हैं, तो वेक्टर ये ऐड कर दो यहाँ पे। तो आईसी और आईएल इनका एडिशन आईसी माइनस आईएल, और इसका हम आईआर के साथ जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस तरफ हमें मिल जाएगा नेट करंट। इस तरफ हमें मिल जाएगा नेट करंट, ऐसे कुछ, ठीक है। ऐसे हमें नेट करंट मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से बताओ इसे क्या लिख सकते हैं? इसे ऐसा नहीं लिख सकते कि आई आर स्क्वायर प्लस ये जो करंट है आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर। नेट करंट को अपन लिख सकते हैं ना रूट ओवर आई आर स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज आई सी माइनस आई एल होल स्क्वायर। देखो अच्छे से, सही है क्या? ये समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? चलो वेशिट तो बोल रहा है यस। बाकी बच्चे देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन में जो डिफरेंस यही होता है यार, आप जब तक बोलोगे नहीं मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ओके, मेरे पास एक डाउट आया, आईसी ज्यादा क्यों लिया आईएल से? मैंने आईसी को ज्यादा क्यों लिया आईएल से? मुझे नहीं पता कौन बड़ा है, रैंडमली मैंने तो मान लिया कि ये बड़ा था। अब वो ऑटोमेटिकली अगर आईसी छोटा होगा तो नीचे आ जाएगा, रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा, है ना। तो हमें नहीं पता, आप तो बस है ना किसी एक को बड़ा मान के लिख दो, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो आएगा वो तो यही आएगा, आप चाहे किसी को भी बढ़ा लो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो ये आएगा, ठीक है। आगे अब देखो आई इक्वल टू क्या आ रहा है, आई आर आई सी और आई एल, इन तीनों की वैल्यू अगर ये लिख दी जाए, इन तीनों में वी नॉट है, वी नॉट कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा रूट ओवर 1/r का स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर। I इक्वल टू v बाय z होता है, तो ये 1/z जैसा लग रहा है। दिस इंप्लाइज दैट 1/z इज इक्वल टू रूट ओवर 1/r का स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर। तो सर्किट में इंपेडेंस निकालने के लिए इक्वेशन आ गई, वो देखो अब इनवर्स होके ऐड हुई चीज है। 1/z इक्वल टू 1 ये देखो इनवर्स होके ऐड हुई है, क्योंकि पैरेलल में है ना, तो इनवर्स का रिलेशन आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या इक्वेशन? ये सर्किट के इंपेडेंस निकालने की इक्वेशन आई है, क्योंकि I इक्वल टू v बाय z होता है, तो ये 1/z है, 1/z की इक्वेशन आ गई। चलो अब फेज डिफरेंस कोई पूछे करंट एंड पोटेंशियल का, पोटेंशियल ये देखो इधर की तरफ माना, करंट इधर की तरफ माना, इनके बीच का फेज डिफरेंस। करंट आगे है किसी फेज से, कितने फेज से आगे है? 10 पाई अगर लिखेंगे अगर हम, तो आएगा दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ कितनी है? आईसी माइनस आईएल अपॉन आईआर। आईसी आईएल आईआर, ये देखो ये सब डाटा रखा है मेरे पास, आईसी कितना है, आईएल कितना है, आईआर कितना है, ये सब रख दो वहां पे, तो आ जाएगा 1/xc माइनस 1/xl अपॉन 1/r। तो कुछ सीरीज एलसीआर सर्किट जैसी चीजें बस उल्टा होके लिखा हुआ है ना, उल्टा लिखा हुआ है थोड़ा सा। अरे समझिए, हमने पैरेलल एलसीआर कैसे सॉल्व करना है ये सीखा,
क्या ये क्लियर हो रहा है? ओके बच्चों, वेरी गुड। अब ये बताओ रेजोनेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? रेजोनेंस क्या होता है? कुछ याद आ रहा है? रेजोनेंस पढ़ा हुआ था क्या आपने 12th क्लास में? एसी सर्किट में रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? एसी सर्किट में रेजोनेंस, रेजोनेंस इन एसी सर्किट का कुछ मीनिंग याद है? चलो रेजोनेंस समझते हैं अपन, ठीक है? याद नहीं तो अपन अभी देखते हैं, रेजोनेंस समझते हैं। अच्छा, आपका ऑफिशियल टाइमिंग ब्रेक का हो रहा है, तो एक काम करते हैं, चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर रेजोनेंस करते हैं, ठीक है? आज 2 लेक्चर है मेरे, तो लेट अस टेक ब्रेक।